नमस्कार दोस्तों। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दो बाकी चुनाव आयुक्तों के साथ आज करीब करीब 80 मिनट तक की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मकसद था यह बताना कि एसआईआर कैसे बहुत ही शुद्धता पूर्ण तरीके से हो रहा है और एसआईआर में कोई खामी नहीं है। और मकसद था यह बताना कि विपक्षी दल खामखा एसआईआर के बहाने चुनाव आयोग पर हमले कर रहे हैं। मकसद था ये बताना कि राहुल गांधी ने जितने आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग पर, महाराष्ट्र में वोटों की गड़बड़ी को लेकर या कर्नाटक में वोटों की गड़बड़ी को लेकर, खासतौर से कर्नाटक में वोटों की गड़बड़ी को लेकर जो राहुल गांधी ने पीपीटी प्रेजेंटेशन किया, उसको लेकर उन्होंने साफ साफ चेतावनी भरे लहजे में कहा कि राहुल गांधी को 7 दिनों के भीतर हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी। इसके अलावा एसआईआर कितना बेहतर तरीके से हो रहा है, एसआईआर में कोई खामी नहीं है, कैसे बीएलओ बिहार में 7 करोड़ 90 लाख वोटर्स के घर तक गए, कैसे बीएलओ एक एक वोटर तक गए, इस तरह की बहुत बातें, बड़े बड़े दावे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किए। बहुत सारे उनसे सवाल भी पूछे गए, कुछ सवालों का जवाब उन्होंने देने के बजाय उसमें भाषण भी और बहुत सारे झूठ भी, जिस झूठ की गवाही मैं दे सकता हूं, जिस झूठ की गवाही योगेंद्र यादव दे सकते हैं और जिस झूठ की गवाही बिहार के वो वोटर्स दे सकते हैं जिनके नाम कटे, जिनके बीएलओ से दर्शन नहीं हुए, जिनके घरों पे बीएलओ नहीं गए, और बीएलओ कैसे एक जगह बैठकर धकाधक सैकड़ों की तादाद में फॉर्म पर छपाई करते रहे, लोगों के नाम फर्जी दस्तखत करते रहे। वो बीएलओ और उनकी तस्वीरें देश ने देखी, प्रदेश ने देखी, लेकिन चुनाव आयुक्त के मुताबिक 7 करोड़ 90 लाख मतदाताओं के घर पर बीएलओ गए, एक एक वोटर से जो जिंदा है उनके घर गए। और बहुत सारे सवाल, योगेंद्र यादव हमारे साथ हैं और लगभग 80 मिनट का ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका भाषण, वो सब मैंने यहाँ सासाराम में, मैं रोहतास आया हूँ, कहीं ढाबे के पास बैठ के सुना और उसके बाद लगा इस पर बात होनी चाहिए। अगली यात्रा पर निकलने से पहले योगेंद्र यादव से अनुरोध किया, चूंकि याचिकाकर्ता भी हैं। तो योगेंद्र जी, पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि ज्ञानेश कुमार ने जो कहा उससे क्या मतलब आप निकालते हैं, उसके बाद मेरे कुछ सवाल। अजीत भाई, कोई 40 साल से मैं इस देश के चुनाव आयोग को देखता आ रहा हूं। ये तो नहीं कह सकता हर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनता हूं, लेकिन चुनाव आयोग जो कहता है उस पर निगाह रखना मेरी एक प्रोफेशनल जिम्मेवारी एक जमाने में हुआ करती थी। अंदर से भी देखा, बाहर से भी देखा, और ऐसा नहीं कि हर चुनाव आयुक्त ही कोई दूध का धुला था। अच्छे भी थे, बुरे भी थे, कमजोर भी थे, तुनक मिजाज भी थे, सब तरह के थे। लेकिन शायर भी आज थे, जैसी प्रेस शायर भी थे। कॉन्फ्रेंस हुई, जी शायर भी थे, कई सवालों से चोरी मुंह चुराने वाले भी थे। लेकिन जितनी शर्मनाक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मैं याद नहीं कर पा रहा हूं, आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आपकी बेहतर याददाश्त होगी। मैं याद नहीं कर पा रहा हूं कि इस देश के चुनाव आयोग ने कभी भी इतने निचले दर्जे पर जाकर एक शर्मनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये मैं क्यों कहता हूं? ये इसलिए कहता हूं कि सारी बात में चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त केवल वही बोले, बाकी दो तो मूर्ति की तरह चुपचाप बैठे रहे। कभी मुझे उन दोनों पे दया आई, कभी उन दोनों पे हंसी आई, कभी उन दोनों पे गुस्सा भी आया कि क्या कर रहे हो यहां बैठे हुए। खैर, हकीकत ये है कि मुख्य चुनाव आयुक्त एक राजनेता की तरह बोले, या तो एफिडेविट दो वरना देश से माफी मांगो। ये नेता की भाषा। आइए, सासाराम में भी चल रहा है महागठबंधन की रैली, आप भी अपनी एक रैली वहां कर लीजिए, देखते हैं कितने लोग सुनने आएंगे, वो आप एड्रेस कर लीजिए। ये राजनेता की भाषा है, ये चुनाव आयोग की भाषा नहीं है। अगर आपका राष्ट्रहित में आपको दिलचस्पी है तब तो अगले 15 दिन में आप कर दोगे। 15 दिन के बाद अगर कोई शिकायत आई तो इसका मतलब राष्ट्रहित में नहीं हुआ। आप कौन होते हो तय करने वाले राष्ट्रहित? किसने ठेका दिया आपको राष्ट्रहित बताने का? और सारी बात में जो ध्वनि, और देखिए, चोरी में, जैसे मैंने पहले भी कहा, चुनाव आयोग ने प्रश्नों से मुंह चुराया है। चुनाव आयोग ने कई बार ऐसी चीजें की हैं जो कि बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। और ये मैं पिछले 10 साल की नहीं कह रहा, उससे पहले की भी कह रहा हूं। कई बार चुनाव आयोग ने ऐसे काम किए हैं, चुनाव आयोग में, जो ठीक नहीं थे। लेकिन चोरी और सीना जोरी का अगर आपको कोई एक उदाहरण ढूंढना हो तो मैं समझता हूं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस चोरी और सीना जोरी के सबसे, क्या कहना चाहिए, अभूतपूर्व नमूनों में शामिल की जाएगी।
अब एक टाइमिंग का सवाल है। बहुत सारे सवाल उनसे क्या पूछे गए और किस आधार पर मैं कह रहा हूं कि बहुत झूठ चुनाव आयुक्त ने बोले और योगेंद्र यादव ने जो अपनी बात कही। आज टाइमिंग देखिए कि आज सासाराम में, रोहतास में, आज जो बिहार का एक जिला है, यहां से आज वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने शुरू की और आज ही के दिन यह वोट अधिकार यात्रा, वोट चोरी के आरोप और आज ही के दिन चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयुक्त ने एक तरह से सीधी सीधी धमकी दी राहुल गांधी को कि राहुल गांधी ने पीपीटी के जरिए गलत तरीके से आंकड़ों को एनालाइज करके देश को गुमराह किया, चुनाव आयोग को बदनाम किया। चुनाव आयोग हर मतदाता के साथ चट्टान की तरह खड़ा, डायलॉग की तरह उन्होंने बोला, हर मतदाता के साथ चट्टान की तरह खड़ा। जब ये बोल रहे थे तो मेरे जहन में आ रहा था, जो मतदाता बिहार में हजारों की तादाद में जो कह रहे हैं उनके नाम कट गए, वोट कट गए, हम जैसे लोगों को सैकड़ों लोग रोज फोन कर रहे हैं, उनके साथ कौन चट्टान के साथ खड़ा है, ये लगातार मेरे जहन में आ रहा था। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी को सीधी उन्होंने एक तरह से चेतावनी दी जो बहुत गंभीर लाजा था, कि आप 7 दिन में हलफनामा दें या देश से माफी मांगे, और उसके बाद बिना सबूत के आरोप लगा रहे हैं। इस पर आपकी कोई राय है? उसके बाद मैं उस हिस्से पर बात करूंगा कि क्या झूठ था उसमें। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो तेवर था वो एक सड़क छाप राजनीतिक नेता वाला था। ये बीजेपी का प्रवक्ता इस तरह की बात करे, मैं समझ सकता हूं। कांग्रेस का प्रवक्ता पलट के इस तरह के उसको आरोप लगाए, दोनों मैं समझ सकता हूं। देश का मुख्य चुनाव आयुक्त ये भाषा इस्तेमाल करे, मैं समझता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। किस आधार पे, किसने आपको अधिकार दिया ये कहने का कि देश से माफी मांगे? आप सुप्रीम कोर्ट हो क्या? किस आधार पे आप ये बातें कर रहे हो? तो और उसमें एक इंपॉर्टेंट बात थी, कई पत्रकारों ने, एक ने सीधे और दो ने इनडायरेक्टली पूछा कि जी आरोप, चुनाव में धांधली, वोटर लिस्ट में धांधली की बात तो दो लोगों ने की है, राहुल गांधी ने की है, तो उधर अनुराग अनुराग ठाकुर ने की ठाकुर है। ने भी की है। आपने एक से हलफनामा मांगा, दूसरे से हलफनामा नहीं मांगा। ये भी लोगों ने कहा कि साहब जिन लोगों ने हलफनामा दिया उनकी थोड़ी आपने बात सुनी है। समाजवादी पार्टी ने दिया, बीजेडी ने दिया, दे के बैठे हुए हैं, उनका किसी ने नहीं सुना। तो जवाब क्या था? पहला तो ये कि उन्होंने, ऑफ कोर्स अनुराग ठाकुर का नाम कौन ले, कैसे ले, वो तो ले नहीं सकते। लेकिन जवाब क्या था? आप देखिए इनकी इनकी नियत देखिए। कहते हैं ग्रेडेड रेस्पॉन्स है, अलग अलग तरह की आलोचनाएं होती हैं, उनको हम अलग अलग स्तर पे रखते हैं। कौन से स्तर है? एक स्तर ये है उस मतदाता का जो कि वहां पे मतदाता है और अपने इलाके में जो चुनाव होने से पहले शिकायत करता है, जो कि जाहिर है उसका कानूनी अधिकार है। दूसरा, उन्होंने इशारे से कहा कि दूसरा, कुछ लोग चुनावी प्रक्रिया में गलतियां बताते हैं, और जो कि एक राजनीतिक बयान है। तीसरा, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि चोरी का आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि वो ग्रेडेड रेस्पॉन्स देंगे, यानी कि पहले का फूलमाला से स्वागत करेंगे, दूसरा आलोचना तो कर रहा है लेकिन मेरा दोस्त है, ये मैं जानता हूं, और तीसरा जो है उसको हम दुश्मन की तरह ट्रीट करेंगे। ग्रेडेड रेस्पॉन्स उन्होंने एक नहीं 2 बार बोला, जिसका मतलब है कि चुनाव आयोग अब इस देश की पार्टियों में, इस देश के नेताओं में दो तरह के देखेगा। वो जो कि आलोचना करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन मित्रवत है, और वो जो जिनकी आलोचना मित्रवत नहीं है, जिनके साथ दुश्मन जैसा व्यवहार किया जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं देश के इतिहास की सबसे शर्मनाक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में से एक थी। इसमें एक बात और हुई जो उन्होंने कहा बार बार कि चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं के नाम पर राजनीति की जा रही है, और एक तरह से सीधा सीधा उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीति, जो राजनीतिक दल हैं वो कर रहे हैं। आयोग तो सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। तो भाई उन मतदाताओं के साथ कौन चट्टान की तरह खड़ा है जिनके वोट कट गए, जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि मेरे वोट कट गए। लेकिन ये कहना कि बंदूक उनके कंधे पर, मतदाता चुनाव आयोग के कंधे पर रखकर मतदाताओं के नाम पर राजनीति की जा रही है, जैसे मैंने या कहा कि मतदाताओं के शुद्ध कंधे एक पर तरह रखकर की, राजनीति की जा रही है, कुछ ऐसा हो सकता है बोला हो। आपने उन्होंने ये कहा था चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रख के वोटरों हाँ, पर तब मैंने निशाना सही साधा सुना। जा हाँ, रहा ठीक है। हाँ। है इत्यादि, ये हम्म, सब कह रहे थे। हम्म, एक बार लिख के अपने डायलॉग लेके आए थे। गनीमत यही है कि कविता नहीं सुनाई। राजीव कुमार हम्म, की कविता भी झेलनी पड़ती थी हमारे को, इनकी कविता नहीं झेलनी पड़ी, इसके लिए मैं हम्म, उनका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन जो
ये जो सारा डायलॉग, लेकिन हम गरीब के साथ खड़े हैं, महिला के साथ खड़े हैं, अरे यार इसका जवाब दे दो ना कि 6 लाख महिलाओं का नाम हम्म, ज्यादा क्यों कटा है, तब मैं समझ जाऊंगा हम्म, आप महिला के साथ खड़े हो। जब बार बार लोग कह रहे हैं प्रवासी मजदूर को कुछ नहीं मिल रहा, और हम्म, आप कहते हो प्रवासी मजदूर मजदूर ऐप से डाउनलोड कर ले, वो सब चीजें कर ले, अब उसके साथ क्रूर हम्म, मजाक करते हो, उस दिन आप क्यों नहीं खड़े हो? हाँ, चट्टान की तरह खड़े जरूर थे, किसके हम्म, साथ खड़े थे, ये एक सवाल बनता है जो पूरा हम्म, देश पूछता है। आप देखिए क्या स्थिति है। आज सुबह द हिंदू अखबार में एक सर्वेक्षण छपा है जो सीएसडीएस ने किया है, बिहार में नहीं, बिहार के बाहर किया है। हम्म, और उस सर्वेक्षण में लोगों से पूछा गया कि आपके पास ये दस्तावेज हैं, उसकी कहानी अलग है, लेकिन साथ में ये भी पूछा गया कि आपको चुनाव आयोग में भरोसा है। हम्म, प्रत्येक, और सीएसडीएस ने ये आंकड़ा 2019 का दिखाया है, पिछले साल का दिखाया है, और अब 2025 का दिखाया है। हम्म, प्रत्येक राज्य में, 5 या 6 राज्यों का सर्वेक्षण, हम्म, प्रत्येक राज्य में चुनाव आयोग की रेपुटेशन, ट्रस्ट करने वालों की संख्या रॉक बॉटम पे है। आज तक कभी चुनाव आयोग की रेपुटेशन इतनी लो नहीं है। उस हम्म, संदर्भ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम्म, और ये त्रिमूर्ति क्या करती है, बजाय कि थोड़ा सा अपने गिरेबान में ठाके, बजाय कि हम्म, ये कहे कि हम एक तरह का, ठीक है आपने सवाल हम्म, पूछे हैं, हमारा उत्तरदायित्व है उनका जवाब देना, और पत्रकारों ने बार बार कहा आप जांच हम्म, करवाएंगे, जांच करवाएंगे, हम्म, जांच नहीं करवाएंगे, तो मतलब हम्म, बजाय, सारा स्टेडियम खड़ा है, स्टेडियम के कम से कम चलिए आधे लोग कह रहे हैं कि ये तो अंपायर तो एक टीम के साथ मिले हुए हैं, हम्म, और अंपायर बजाय कि उस चीज पे ध्यान देने के, बजाय अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की या एक अच्छी एक्सप्लेनेशन देने की, अंपायर अब सवाल पूछने वालों पे उंगली उठा रहा है। अंपायर ये कह रहा है कि देख लेंगे तुम्हारे को, मतलब जो संदेह था उस संदेह को पुष्ट करने वाले ये जवाब थे। एक बात है कि जैसे मैं झूठ क्यों बोल रहा हूं कि बहुत बड़ा झूठ। भाई आप कह रहे हो डंके की चोट पर कि 7 करोड़ 89 लाख, हाँ मतलब 7.89, 7 करोड़ 90 लाख लोगों के घर घर जाकर फॉर्म दिया। ये उनके स्टेटमेंट हूबहू बहू मैं रिपीट कर रहा हूं। 7 करोड़ 20 लाख फॉर्म 30 दिन के भीतर वापस मिले, जो दरअसल 20 दिन में ही मिले। अब ये आप करो घर घर जाकर दिया, तो वो जो हमने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया, हम जैसे लोगों ने, कि भाई एक ब्लॉक ऑफिस में बैठकर, सीओ ऑफिस में बैठकर, बीडीओ ऑफिस में बैठकर, या धकाधक फॉर्म जमा हो रहे थे, भरे जा रहे थे, अपलोड हो रहे थे, या जो हजारों लोग कह रहे हैं उनके पास बीएलओ आया नहीं, तो ये तो एक ब्लेटेंट झूठ है जो सीधे दिख रहा है कि बीएलओ नहीं गया। और उसके बाद उनके फॉर्म जमा हो गए। अगर घर घर जाकर किए होते तो मृतक जिंदा के लिस्ट में, जिंदा मृतक की लिस्ट में ये सब भी नहीं होता। तो ये तो साफ झूठ बोल रहे। मुझे हालांकि लगता है इसका कोई काउंटर भी पूछा जाना चाहिए कि सर ये तो दिखा ना ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा। जी, जो चुनाव आयोग ने कहानी बताई है वो कहानी ये है, उनका अपना डायलॉग है, 7 करोड़ मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं। खड़े, तो मतलब हाँ। तालियां वालियां पीटनी चाहिए, फिल्मों में हम्म, उसमें सीटी हम्म, बजती है इस हम्म, तरह के हम्म, डायलॉग पे। हम्म, उसके बाद ये कहानी क्या है, कहानी ये है हम्म, कि साहब हमने ये एक प्रक्रिया शुरू की, और सारे बीएलओ और बीएलए यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि, सब लोगों ने मिलजुल कर काम शुरू किया, और 16 से 20 जुलाई के बीच बिहार के प्रत्येक गांव में, अब सुनिए झूठ आप इसका, हम्म, बिहार के प्रत्येक, उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले बीएलओ ने काम करना शुरू किया, प्रत्येक घर में गए, और जिस घर में कोई नहीं मिला वहां 3 बार गए, घर के अंदर जाके फॉर्म पहुंचाया गया, लोगों ने फॉर्म भरे, सात हम्म, करोड़ लोगों ने अपने 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने फॉर्म भर दिए। चुनाव आयोग बहुत चिंतित था। चुनाव आयोग ने बिहार के प्रत्येक गांव में एक बैठक बुलाई। याद रखिए, बिहार में हम्म, जो कोई भी हम्म, सुन रहे हैं इस पर जवाब दीजिएगा, हम्म, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने जवाब दीजिएगा, आपके गांव में हुआ कि नहीं। चुनाव हम्म, आयोग ने सारे हम्म, देश के सामने कहा है कि बिहार के प्रत्येक गांव में बीएलओ ने एक बैठक बुलाई, जिस बैठक में उसने बीएलए यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के तमाम प्रतिनिधियों को शामिल किया। उन दोनों लोगों ने मिलकर उस बैठक में ये सूची बनाई कि कौन मृत है, कौन स्थानांतरित है, कौन ये डुप्लीकेट है, कौन मिल नहीं रहा। उन सब ने उस सूची पर हस्ताक्षर किया, और इसलिए यह सूचना तो पहले दिन से पूरे गांव हम्म, को और पॉलिटिकल पार्टीज को थी ही थी। और इसके बाद यही नहीं,
उसके बाद राजनीतिक दलों के जो जिला लेवल प्रतिनिधि थे, उनको ये सूची दी गई। उन्होंने इस पर हस्ताक्षर करके और चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हुए ये सूची ली। और पता नहीं इन दलों के बड़े नेता कहां से झूठ बोल रहे हैं कि हमारे पास सूची नहीं थी, झूठ बोल रहे हैं कि ये सूचना दी नहीं गई, झूठ बोल रहे हैं कि बीएलओ ने अपने मन से लोगों को मृत घोषित कर दिया। और ये सारा काम बड़े सुचारू तरीके से संपन्न हुआ, जैसा कि हमेशा बिहार में होता है। जुलाई का महीना बहुत सामान्य महीना है, जिसमें पहले भी 2003 में ऐसा काम हो चुका है। ठीक उसी तरह से इस बार हमने उसको संपन्न कर लिया, समय से पहले ही संपन्न कर लिया, सब कुछ सुचारू तरीके से। अब इसमें झूठ क्या क्या है? नंबर 1, बिहार के, जैसा आपने दिखाया, हमने सर्वेक्षण किया था, उसमें पता लगा बिहार के कम से कम 1/4 लोग ऐसे थे जिनका फॉर्म जमा हो गया है। उन्होंने ना सिग्नेचर किए, ना उनके पास फॉर्म पहुंचा। उन्हें कईयों को सूचना दे दी गई, टेंशन मत लो, तुम्हारा फॉर्म भरा गया है। तो ये थे लोग जो चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं, जिनको पता भी नहीं कि उनका फॉर्म भरा गया। उस 1/4 के अलावा ऐसे लोग थे जिन्हें चुनाव आयोग की तरफ से फॉर्म तो मिले, लेकिन फॉर्म भरने का उनके पास ना समय था, ना कर सके। अंततः बीएलओ ने ही बैठ के फॉर्म भरे हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने फॉर्म भरे भी, किसी को बिहार में उसकी पावती नहीं मिली। मुझे दुख हुआ कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने सारे जर्नलिस्ट थे, किसी ने ये सवाल नहीं पूछा नहीं कि पूछा, साहब नहीं पावती पूछा। कितने लोगों को मिली है हम्म, ना? और तो ये जो, और फिर ये झूठ है कि बिहार के हर गांव में ऐसी बैठक हुई। ये झूठ पहली बार चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के सामने हलफनामे में बोला था, और उस झूठ को साबित करने के लिए उन्होंने बिहार के कुछ चुने हुए 10 पंचायतों का एक तरह का मिनट्स दे दिए थे। उस 10 पंचायतों में भी वो बात झूठ निकली, क्योंकि आरजेडी के लोगों ने हलफनामा दे के बोल दिया कि हमारे गांव में ऐसी कुछ नहीं हुई है, इस तरह की कोई मीटिंग नहीं हुई है। और अगर आप अपने बिहार के दर्शकों से पूछ लीजिए किस किस के गांव में ऐसी मीटिंग हुई है, ये बात झूठ है। ये बात हाँ, भी झूठ है कि पार्टियों के जिला अध्यक्षों को दी गई है। चूंकि मेरे पास आरजेडी के जिला अध्यक्षों के दिए हुए लिखित बयान है कि हम मांग रहे हैं बार बार जाके और हमें दी नहीं जा रही है। उनके बयान के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई है कि कृपया ये सूचना दिलवाइए, और अब चुनाव आयोग कहता है कि नहीं, ये तो हमेशा ही आपके पास थी। माने एक तो होता है, देखिए, और जब इतनी योगेन बड़ी जी जब कह एक्सरसाइज रहे हैं, में, जी, हाँ सॉरी, पूरी कीजिए बात। मैं कह रहा हूं, इतनी बड़ी एक्सरसाइज में कमियां रह जाती हैं। चुनाव आयोग अगर ये कहता कि हमने कोशिश की, मुश्किल था, हमसे कई कमियां रह गई, हम उसको ठीक करेंगे, हमें इसके बारे में थोड़ा शायद पहले कंसल्ट ज्यादा कर लेते तो हमें पता लग जाता कि क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं। लेकिन अभी भी स्थिति है, आप थोड़ा सहयोग कीजिए, हम अपनी गलतियां सुधार लेंगे, और कोई हमारी कमी बेशी रह जाए तो आप उसको सुधार दीजिए। हो सकता है अब लोगों का भरोसा थोड़ा बढ़ जाता। हाँ, लेकिन ये जो सीनाजोरी वाले अंदाज में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, सारे तथ्यों को बुलाते हुए, अब जिस जिस, साधारण सी बात है, जिस जिस व्यक्ति के गांव में ऐसी मीटिंग हुई है, जहां बीएलओ ने सब लोगों को बैठा के उसके सामने लिस्ट शेयर की है, वो सब इलेक्शन कमीशन पे विश्वास करेंगे। जहां जहां नहीं हुई है, वो अब इलेक्शन कमीशन पे नहीं, इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाने वालों पे विश्वास करेंगे। कि अगर जो आदमी दिल्ली में नेशनल मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतना बड़ा झूठ बोल सकता है, उस आदमी की किस बात पे भरोसा किया जाए? तो मैं और एक बात, बिल्कुल जब वो जिम्मेवारी कहते से, हैं ना, अजीत भाई, आप और मैं मिलके जिम्मेवारी से कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं चुनाव आयोग को कि ये देखिए, इसे हलफनामा मानिए और आप मेरे खिलाफ केस कीजिए। मैं और अजीत अंजुम जिम्मेवारी से कह रहे हैं कि बिहार के अधिकांश 90% गांव में ऐसी कोई मीटिंग 16 से 20 जुलाई के बीच में नहीं हुई। कि बिहार के अधिकांश गांव में एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को पता भी नहीं था, ना तो उनको फॉर्म मिला, ना किसी को रसीद मिली, और ना ही अधिक इनमें से बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपने फॉर्म को देखा भी है। ये अब अब इसको चूंकि आप देखिए, हलफनामा बना लीजिए और हमारे पे कानूनी मुकदमा कर दीजिए। अब मैं इसी का, चूंकि आपने कहा ना कि बहुत सारे लोगों ने हलफनामा नहीं देखा, तो मैं ऐसे सैकड़ों लोगों से बात कर चुका हूं ऑन रिकॉर्ड।
हजारों लोगों के कॉल्स मेरे पास आए, लगातार घंटी बज रही, जिन्होंने फॉर्म नहीं देखा, उनके फॉर्म भर दिए गए, उनमें से कई के फॉर्म रिजेक्ट हुए या क्या हुए, उसको लेकर लोग अपना पता करने में लगे। अब मैं आज पहली बार ऑन कैमरा ये बात अपने वीडियो में कह दे रहा हूं, चूंकि मेरी माँ ने कहा था कि तुम इस पर मत बोलो। मेरी माँ बेगूसराय में वोटर है, मैं बेगूसराय का रहने वाला हूं। मेरी माँ 8 महीने से गुरुग्राम में है, जहां मेरा भाई रहता है, और अभी 10 दिन से मेरे घर में थी। अभी जिस दिन ड्राफ्ट लिस्ट आई, तो उसके एक दिन पहले मैंने माँ से पूछा कि तुमने फॉर्म भरा? तो बोले हमको पता भी नहीं चल, चूंकि हम बाहर थे। तो हम बेगूसराय की भाषा में बोली कि जा हमरा तो भूल गई, मतलब हम भूल गए। और मैं भी इतना पैनिक में था, एफआईआर भाग दौड़, मैंने पूछा नहीं। ड्राफ्ट लिस्ट आई तो मैंने एपिक नंबर से सर्च किया, तो मेरी माँ का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में है। अब मेरा सवाल बधाई यह हो। है कि मेरी माँ है, मैं आज बोल रहा हूं, तो ड्राफ्ट लिस्ट में होना उनके लिए खुशखबरी हो सकती है कि वो गई नहीं 8 महीने से, लेकिन ड्राफ्ट लिस्ट में है। लेकिन ये फ्रॉडुलेंट क्यों नहीं है कि मेरी माँ को नहीं पता है और मेरी माँ का दस्तखत किसी ने किया और उनके फॉर्म जमा किए, क्या लिखा, क्या दस्तावेज दिया? हालांकि वो सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हैं, पेंशनधारी हैं, मेरे फादर डिस्ट्रिक्ट जज थे, तो डॉक्यूमेंट की कमी नहीं, लेकिन फॉर्म उनकी जानकारी के बगैर हुआ। क्यों मैंने इस पे वीडियो पे बात नहीं की? आज क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि वो बोल रहे हैं झूठ कि 7 करोड़ 89 लाख लोगों के घर घर गए, क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं कि सबके घर जाकर फॉर्म आए। और क्यों बोल रहा हूं और क्यों माँ ने रोका? बहुत सिंपल सी है। माँ ने कहा कि बेटा वो जो होगा कोई मोहल्ले का ही होगा, उसने कर दिया होगा। अब तुम ये बोलोगे तो उसको दिक्कत हो जाएगी, बेटा छोड़ दो। माँ की बात मान के उस दिन चुप हो गया और छोड़ दिया मैंने। चलो मेरी माँ, मेरे परिवार में 10-8 लोग एक्सटेंडेड फैमिली में है जिनको नहीं पता, उनके फॉर्म भर गए, और मैं ऐसे जानने वाले को जान रहा हूं जिनके फॉर्म, जिनके नाम कट गए, जो जाकर फॉर्म भरते या वो छुट्टी में जाकर वोट देते हैं। तो ये आप इतनी बड़ी बात डंके की चोट पर इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहे हैं और एक लाइन में खारिज कर रहे हैं कि बिहार में एसआईआर में कोई गड़बड़ी हुई नहीं। मतलब 15 दिन में जितने वोटर्स जो ऑन रिकॉर्ड हमें कह रहे हैं मेरा नाम कट गया, मेरे माँ बाप डेड है, उनका नाम है, मेरा नाम मेरे बच्चे का नाम कट गया, या मेरे पिता का नाम कट गया जिनका नाम 2003 की लिस्ट में है और मेरा है। अभी समस्तीपुर का वीडियो मैंने दिखाया सर, जिसमें 6 लोग कह रहे हैं कि मेरे पिता का नाम है और 2003 में तब भी कट गया। क्या वो मतदाता झूठ बोल रहे हैं? अगर इलेक्शन कमिश्नर बोल रहे हैं कि चट्टान की तरह बिहार के 7 करोड़ मतदाता खड़े हैं, वो वोटर कौन है जो बोल रहे हैं? एक और चीज इंटरेस्टिंग मैं चाहूंगा, ये पॉइंट आपकी तरफ से भी आना, कि उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि 0 नंबर में इतने लोग क्यों रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये उन लोगों का अपमान है, गरीब लोगों का, जिनके मकान का जो भी है कोई नंबर नहीं है, गरीब लोग हैं, उनका अपमान है पंचायत में और यहाँ नंबर नहीं मिला। तो एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कंप्यूटर पर जब डालते हैं, एक शब्द का इस्तेमाल किया तो अपने आप को 0 नंबर आ जाता है। लेकिन सवाल उठता है, 0 की बात नहीं है भाई, 1 नंबर मकान में 400 आदमी है, 2 नंबर में 12 है, 3 नंबर में फिर 86 है, तो ये कौन सी नंबरिंग है? तो 0 कहां हो गया कि कंप्यूटर अपने आप 0 जनरेट कर देता है और सम्मानजनक रूप से आप 0 नंबर दे देते हैं, जो उन्होंने कहा। हाँ, उन्होंने आपने सुना होगा ये हिस्सा भी बातचीन का। जी, योगेन जी। बिल्कुल। पहली बात तो कि जो आपने माताजी का ज़िक्र किया, देखिए हाँ, हकीकत यही है बिहार में। लाखों शायद करोड़ों लोग इसलिए चुप हैं कि भाई ठीक है मैंने कुछ नहीं किया लेकिन नाम तो आ गया ना। हाँ। छोड़ो बाकी किसी ने मोहल्ले में कर दिया होगा, बीएलओ ने कर दिया होगा, उस बेचारे को अगर कुछ थैंक यू बोल फर्जीवाड़ा दो। भी हुआ तो मेरे हित में हो गया, मेरा नाम हो गया, मेरा कुछ भरना नहीं वही पड़ा। बोल हाँ, अभी वही रहे हैं जिनका फर्जीवाड़ा के कारण नाम कट गया। हाँ। जिसका फर्जीवाड़ा के कारण जुड़ गया वो बेचारा तो बोल हम्म, नहीं रहा है। हम्म, कैसे हम्म, बोलेगा? मैं खुद ही एविडेंस दूं अपना वोट कटवाने के लिए। हम्म, ना? हम्म। ये दिक्कत है। इस देश के इतिहास का इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है और फर्जीवाड़े के बाद चुनाव आयोग कहे कि कम समय था, हमने कोशिश की, हो सकता है कमी बेशी रह गई हो, हम जांच करवा लेते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ। गलतियां हम सबसे होती हैं, बड़ी पोजीशन वालों से भी होती होंगी, लेकिन जो आंख में आंख डाल के बात करे, अपनी इस चोरी के बाद सीना जोरी वाले अंदाज में बात करे, फिर मुझे समझ नहीं आता उस इंसान की किस बात पे मैं आगे से भरोसा करूं। ये जो बात चोरी मैं करने सहमत के हूँ। बाद अपने जूते की तरफ देखता है, इधर उधर दाएं बाएं करता है, मुझे गुस्सा तो आता है लेकिन मुझे लगता है कि इंसान में थोड़ी सी ईमानदारी बची है। चलिए हम्म। अपने जूते की तरफ तो देख रहा है क्योंकि इसे पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं इस वक्त। और भाई जो ठीक है, हिंद 8 करके सही सामने आपने कहा, बोलता उसको मैं आपकी बात को इंडोर्स कर इसमें दूं ताकि दर्शकों को लगे कि आप लोग खाली खामियां निकालते हैं, कि भाई 8 करोड़ वोटर तक 1 महीने में पहुंचना
एक एक वोटर तक, ये एक बहुत बड़ा टास्क था। तो इसमें चूक रह सकती है या लगातार भाई वहां भी एक सिस्टम है, मैनुअल मैन मेड मिस्टेक हो सकता है, बीएलओ है। तो ये आप मान ले तो एक सदाशयता होगी कि ठीक है इतने बड़े पैमाने पर हुआ, कुछ गलतियां होगी और हम उसको स्वीकार करते हैं और हम उसको करेक्ट करेंगे। लेकिन जब चट्टान की तरह खड़े हैं और एक एक वोटर तक जा रहे हैं, कोई गलती नहीं है। तो अब दो दो सवाल और हैं जो मैंने नहीं सुना, चूंकि मैं बीच में नेट भी आउट हुआ। अंकित गुप्ता ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, एबीपी के रिपोर्टर ने, प्रंजय गोवा ठकुराता ने पूछा और दामिनी नाथ इंडियन एक्सप्रेस ने। अंकित गुप्ता के सवाल का जवाब उस तरह से दिया कि नहीं वो बताइए, लेकिन दामिनी नाथ ने एक सवाल पूछा इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर ने कि मतदाता सूची में जो कितने लोग हैं 7 करोड़ 24 लाख में जिन्होंने डॉक्यूमेंट जमा किए, और बीएलओ की नॉट रिकमेंडेड कैटेगरी का मतलब क्या है? क्या इसका जवाब उन्होंने दिया? जी नहीं, इनफैक्ट मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी उन सवालों की जो सवाल पूछे गए और जिसका कोई जवाब नहीं था। ये दामिनी नाथ के सवाल और जो दूसरे सवाल थे, उन्होंने बाद में अनुभूति बिश्नोई ने दोहराया, कहा कि चूंकि आपने जवाब नहीं दिया इसलिए मैं एक बार फिर पूछ रही हूँ इन सवालों को। फिर भी उनका जवाब नहीं मिला। जो सवाल जिनका जवाब नहीं मिला, नंबर 1, इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि भाई कितने वोटर ने कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया। उनका अगर गोलमोल जवाब आप सुनना चाहें तो उनका जवाब ये था कि हम नहीं जानते, ये तो डिसेंट्रलाइज लेवल पे काम हो रहा है और जब पूरी सूचना नीचे से ऊपर तक आएगी तभी हम आपको बता पाएंगे। ये बात मैं इसलिए झूठ बता रहा हूं क्योंकि इलेक्शन कमीशन की एक्सेल शीट के अंदर ये डेटा है, मैं जानता हूं। उनकी एक्सेल शीट के अंदर एक कॉलम है, उनके पास डेटा अब नीचे से ऊपर नहीं आता है क्योंकि हर बीएलओ ने अपने डॉक्यूमेंट को एक ऐप में दिया है। इसलिए सबसे पहले वो डेटा सेंट्रल डेटा बैंक में जाता है। पहले ज्ञानेश कुमार जी को पता लगता है, उसके बाद बिहार के सीईओ को पता लगता है, उसके बाद दरभंगा के डीएम को पता लगता है, उसके बाद नीचे सूचना जाती है। तो ये कहना सरासर झूठ है कि ये सूचना नीचे से ऊपर तक आएगी, पहली बात। दूसरा, एक पत्रकार ने पूछा कि जी पिछले इस 24 पूरे 1 महीने की अवधि में कितने वोट जोड़े गए? कटे तो 65 लाख, जुड़े कितने? हाँ, गौरव कोई ने पूछा, जवाब टाइम्स नाउ ने। हाँ जी, कोई जब मैं सबको पहचानता नहीं हूँ, सब साथियों को हाँ, क्योंकि एक शायद पीयूष पांडे या किसी ने, प्रशांत देव ने पूछा था। हाँ, प्रशांत ये देव ने सवाल पूछा था जी। हाँ फिर सवाल पूछा गया, एक नहीं 2 बार पूछा गया कि ये बीएलओ ने रिकमेंड कितनों को किया है, नॉट रिकमेंड कितनों को किया है और आखिर किस आधार पे किया है। 2 बार सवाल पूछा और क्योंकि 5-5 सवालों को जोड़ के जवाब दे रहे थे, दोनों बार उनके मुंह से ये शब्द भी नहीं निकला। और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण, जितना ज्यादा मैं किसी से सुनता जा रहा हूं उतना मेरा अब संदेह पुष्ट होता जा रहा है कि इस नॉट रिकमेंडेड में कुछ बहुत गहरा खेल है। एक शब्द इससे पहले इसी 92 पेज का जवाब दे चुका है और उस जवाब में भी उसने इस सवाल पे शब्द भी नहीं बोला। इस सवाल पे एक शब्द भी नहीं बोलना चाहता। क्यों नहीं बोलना चाहता? गहरी चीज है। तीसरा सवाल ये पूछा गया कि अरुणाचल प्रदेश में और महाराष्ट्र, क्योंकि उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया आपने इतनी हड़बड़ी में बिहार में चुनाव से पहले क्यों किया? हाँ, उन्होंने प्रंजय बड़ा गोवा सुंदर ठकुराता ने डायलॉग पूछा देते हुए कहा, कितनी जल्दी क्यों थी, बाढ़ था, ये था, उन्होंने आप डायलॉग फरवरी में देते क्यों हुए थे? कहा हाँ जी, हाँ। उन्होंने डायलॉग देते हुए कहा, बताइए चुनाव से पहले करना चाहिए कि चुनाव से हम्म बाद, आप ही बताइए। हम्म अनुभूति बिश्नोई ने बाद में उनसे बड़ा पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा कि चुनाव आयोग की परिपाटी और गाइडलाइन है जो कहती है कि कोई भी इंटेंसिव रिवीजन उस साल में नहीं किया जाना चाहिए जिस साल में चुनाव हो। उन्होंने एक उदाहरण बताया कि 2005 में महाराष्ट्र, पूरे देश में इंटेंसिव रिवीजन हो रहा था, लेकिन चुनाव आयोग ने लिख के कहा कि हम महाराष्ट्र और अरुणाचल में नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे इस साल चुनाव होने वाले हैं। तो ये क्यों हुआ? इस बार ऐसा क्यों किया गया? कोई जवाब नहीं। उन्होंने इसका एंगेज ही नहीं किया इस सवाल से। सवाल ये भी पूछा गया कि आप कह रहे हैं कि पिछले चुनावी लिस्ट में इतनी गड़बड़ियां थी, तो क्या इसका मतलब पिछला चुनाव दोषपूर्ण था? क्या इसका मतलब है कि पिछले चुनाव में जो हुआ फ्रॉड हुआ था, प्रधानमंत्री गलत चुनाव में जीत के आए? कोई जवाब नहीं इस बात का। पूछा गया कि क्या बैकडोर से एनआरसी हो रही है? कोई जवाब नहीं इस सवाल का। पूछा गया कि आंकड़े आए हैं कि चुनाव आयोग में जनता का ट्रस्ट गिरता जा रहा है।
कोई जवाब नहीं इस बात का, सिर्फ शेरो शायरी और डायलॉग बाजी। पूछा गया कि बीजेडी और समाजवादी पार्टी जो आप राहुल गांधी से मांग रहे हैं वो तो ये लोग दे चुके हैं और दे के महीनों से बैठे हुए हैं, आपने क्या किया? उन्होंने कहा कि नहीं, कैसा कोई हलफनामा नहीं दिया गया है, और दूसरा ये कि सही चीजों का जवाब दिया जाएगा, बाकी चीजों का जवाब हम्म, नहीं दिया जाएगा। दिक्कत ये है इस हम्म, सारी चीज में एक एक बात कह के कि हम्म, ये हमारा चुनाव आयोग अब ना पाकिस्तान और बांग्लादेश के रास्ते पे चल रहा है। हम्म। इसमें एक चीज और एग्जैक्टली हुई इसी योगेश जी। तरह की चीजों हाँ। से पाकिस्तान और बांग्लादेश में ध्वस्त हो गई थी वो संस्था। जिस तरह का इनका तौर तरीका है, जिस तरह से इनका बोलने का तरीका है, इनका रवैया है, ये बिल्कुल जो इस जिस दुनिया में जिस जिस देश में चुनाव आयोग भ्रष्ट हो गए हैं और पूरी चुनावी लोकतांत्रिक व्यवस्था में से जनता का विश्वास उठ गया है, वहां एग्जैक्टली इसी तरह के एम्पायर हुआ करते थे। एक और सवाल जैसे अंकित गुप्ता ने पूछा, वो बहुत वाजिब सवाल है जो लगातार उठ रहा है योगेन जी, जो जिसका जवाब क्या कन्विंसिंग है क्या, ये आप बता पाएंगे? चूंकि आप चुनाव के आंकड़ों के आप लगातार नजर रखते हैं। अंकित ने, एबीपी न्यूज के रिपोर्टर, उन्होंने पूछा कि जब जनवरी में समरी रिवीजन हो गया था तो फिर 22 लाख लोग इस इतने दिनों के भीतर मर गए क्या? 37 लाख शिफ्टेड लोग का ये नंबर कैसे आया? और 2024 का चुनाव तो इसी वोटर लिस्ट से हुआ, तो इस इतने मतदाताओं के साथ कटना और ये क्यों हुआ? तो उन्होंने बता दिया कि ये जो मृतक हैं ये 20-22 साल से छूट रहे थे और उसके बाद ये गहन परीक्षण में सब इस तरह से इसको फिर से नए सिरे से इसको किया गया इसलिए हुआ। तो ये इसको किस तरह से लेते हैं जो ये जवाब था, कन्विंसिंग है जवाब? देखिए, उनके जवाब को बाकी लच्छेदारी और जलेबी से अगर हटा दिया जाए, मोटे तौर पे उनका जवाब ये था कि ये जो हम समरी रिवीजन करते थे, ये ठीक नहीं था। हम्म, अगर उनके, क्योंकि इनमें दिक्कत ये है कि सीधी साधारण बात बोलने की हिम्मत नहीं है इन लोगों की, लेकिन अगर हम्म, हिम्मत होती तो वो ये कह रहे थे कि हम हम्म, ये जो एनुअल तरीके से एसएसआर करवाते हैं, समरी हम्म, रिवीजन करवाते हैं, ये प्रक्रिया दोषपूर्ण थी। इसके अंदर बहुत नाम जो कटने थे वो कट नहीं पाते थे। उन्हें ये भी कहना चाहिए था बहुत नाम जुड़ने होते हैं जो जुड़ नहीं पाते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम घर घर जाकर पूरी वोटर लिस्ट का पुनर्मूल्यांकन करें, और मुझे उनकी हम्म, बात में दम लगता है। मैं हम्म, बिल्कुल स्पष्ट कहूं, ये अगर हम्म, उनका उत्तर अगर ये होता, मैं इस बात हम्म, को मानता हूं, और मुझे लगता है कि इस देश में वोटर लिस्ट की जितनी सारी समस्याएं हैं उसका एक इलाज ये है कि पूरे देश में घर घर जाकर आप बाकायदा वोट, जैसे 2003 में वास्तव में हुआ था, घर घर जाके वोटर लिस्ट ले जाइए, बैठ के पूरा रिविजन कीजिए, समय दीजिए, ऑब्जेक्शंस दीजिए, ठीक कीजिए। तो अब कोई पलट के आपके शो में बोलेगा अरे तो योगेन जी एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं। नहीं भाई, एसआईआर ये नहीं है। दिक्कत यही है, और इतना भी इस देश में अभी न्यूनतम समझ भी नहीं बची है कि एसआईआर ये नहीं है। एसआईआर में घर घर तो आप गए, लेकिन घर घर जाने के बाद आपने हर व्यक्ति से फॉर्म भरने को कहा। ज्ञानेश जी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई 2-3 मिनट बोले कि हमेशा फॉर्म भरवाया जाता है। मैं चुनौती देता हूं ज्ञानेश जी को और हर व्यक्ति को, आप मुझे हिंदुस्तान के इतिहास का एक भी उदाहरण दिखा दीजिए, एक भी रिवीजन दिखा दीजिए जिसमें हर व्यक्ति से कहा गया था कि तुम फॉर्म भरो, फॉर्म नहीं भरोगे तो तुम्हारा नाम नहीं आएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। और इसलिए सन 2003 की फाइल चुनाव आयोग की उसके फाइल से गायब हो गई है, क्योंकि जैसे ही बार बार हवाला देते हैं 2003 में ऐसा हुआ, हमने पलट के पूछा कि दिखा दीजिए आप 2003 का ऑर्डर कि वहां ऐसा हुआ, तब से वो फाइल गायब है, पता नहीं है। क्योंकि हम सब जानते हैं भाई, हम मरे हुए थोड़ी थे 2003 में, हम भी तो जिंदा थे ना, और मैं तो उस वक्त चुनाव हम्म, का अध्ययन किया करता था। अगर हम्म, ऐसा कोई होता हड़कंप तो हमें पता ना लगता इसका। मैं गारंटी से कहता हूं कि 2003 में हर व्यक्ति से फॉर्म नहीं भरवाया गया था। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त गलत बयानी कर रहे हैं देश के सामने। नंबर 2, अच्छा, तब इसका एक उन्होंने, एक और दूसरा डेविल्स ये कि एडवोकेट। हर व्यक्ति से हाँ, डॉक्यूमेंट मांगा गया, हर व्यक्ति हाँ, से ये नागरिकता प्रमाण करने का डॉक्यूमेंट, ऐसा कुछ 2003 में नहीं मांगा गया। तो संक्षेप में और साधारण तरीके से बात कहूं, घर घर जाके वोटर लिस्ट की जांच करना उचित है, अनिवार्य है, बहुत अच्छा कदम है। लेकिन लोगों से फॉर्म मांगना और हर व्यक्ति से जिस पे कोई शक नहीं है उससे भी दस्तावेज मांगना, ऐसा अभूतपूर्व है, अन्यायपूर्ण है, इससे कोई फायदा नहीं हुआ है। और जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। आप कह रहे हैं कि आपने दोष रहित, सच्चे, प्रमाणिक
इतने सुंदर सुंदर शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, पवित्र शायद नहीं कहा था, लेकिन भावना कुछ ऐसी ही थी कि चुनाव आयोग ने अब देखिए एसआईआर के बाद इतनी पवित्र सूची बना दी है। हुजूर, इतनी पवित्र सूची आपने बना दी है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आपकी 1 नंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाल्मीकि नगर, बिहार की नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें 5,000 नाम ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश की 3 पड़ोसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये आ रहा है कि एक ही घर में 250 लोग, एक ही घर में, जीरो वाली बात को मैं स्वीकार करने को तैयार हूं। जैसे एक जीरो एफआईआर होती है ना, तो चुनाव आयोग ये कह सकता है, इसके लिए चुनाव आयोग को कुछ बना लेना चाहिए था कि कई घर हैं जिसका कोई नंबर नहीं होता, इसके लिए कानून में हर चीज के हाँ, लिए ये मैं नाम और सहमत हूँ, प्रक्रिया होती है। ये मैं भी सहमत हूँ, लेकिन फिर ये नहीं होगा कि 0 में 300 होगा, 2 में फिर 5 होगा, फिर 3 में फिर नंबर नहीं है तो कहीं नंबर नहीं है। नहीं है ना, फिर आप 4 नंबर घर के अंदर उस 1 नंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वाल्मीकि नगर में 2 घर हैं जिनमें 2-2 से अधिक लोग, और ये जीरो नहीं है, ये 17 नंबर है और एक शायद 41 नंबर है। अरे सर, मैंने सर वाल्मीकि नगर तो उसने अभी रिपोर्ट की है मेरे ख्याल से रिपोर्टर्स कलेक्टिव में, लेकिन 10 दिन पहले मैंने बताया कि जमुई में एक घर में 250 लोग हैं, मुजफ्फरपुर में एक घर में 269 लोग हैं, वहां मैंने रिपोर्टर भी भेजे। तो ये एक जगह की कहानी नहीं है, समस्तीपुर में भी हर जगह है ये। फिर भाई तब तो ये होगा ना कि भाई एक बूथ है और उसमें 0 नंबर में ये 300 लोग हैं क्योंकि हाउस नंबर नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता 0 तक हाउस नहीं है और 1 से 2 3 4 हाउस है। तो एक बात, दूसरी बात, जो वो बार बार कर रहे हैं, ये इसलिए वोटर को एड्रेस करते हुए जब कर रहे हैं कि बिहार के 7 करोड़ वोटर हमारे साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, ये मैसेज देने की कोशिश चुनाव आयोग लगातार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में राकेश द्विवेदी भी कह रहे थे कि जो भी लिस्ट बनी, जो भी जानकारी शेयर की गई, मृतकों की जो लिस्ट बनी, वो बीएलओ, बीएलए, सरपंच सबने मिलकर लिस्ट बनाई है, ये नेताओं को नहीं पता है और ये गलत बयानी करके चुनाव आयोग की बदनामी कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। और यहां तक उन्होंने कहा कि वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को भ्रमित करना भारत के संविधान का अपमान है। इस सबसे बड़ा अपमान ये है कि जो संस्था संविधान की रक्षा करने के लिए बनी है, संवैधानिक संस्था है, संविधान के मताधिकार का प्रयोग को व्यवहारिक रूप देने के लिए बनी है, इस देश में चुनाव की पवित्रता को बनाने के लिए बनी है, वो संस्था इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, ये संविधान का अपमान है। आप संविधान को छोटा कर रहे हैं इस तरह से करते हुए, संवैधानिक संस्थाओं का दर्जा छोटा कर रहे हैं। फिर मैं कहूंगा ये अजीत भाई, किसी एक घर में आपके पास 200 वोट हैं, मैं अभी भी नहीं मान रहा कि 200 फ्रॉड है, मैं नहीं मान रहा 200 फेक हैं, मगर और उसमें हो सकता है कई पड़ोस के घर के हो, उससे डालने में गलती हो गई हो, तमाम मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन कृपया उसके बाद आके मेरे को ये भाषण मत दीजिए कि हमने वोटर लिस्ट को पवित्र कर दिया है। सही बात। ये भाषण सुन के मुझे बुरा लगता है। कहिए हाँ, गलतियां पहले भी थी, गलतियां हैं, मुझे प्रमाण दीजिए कि आपने जैसी भी गलतियां पिछली बार थी, मान लीजिए 40% थी, तो मुझे दिखा दीजिए कि मैंने 40% को अब 4% कर दिया है, 4% फिर भी बच गई है, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल स्वीकार कर लूंगा। लेकिन आप यदि 40% का 42% आप कर रहे हैं, 5% थी और आप 8% कर रहे हैं, उसके बाद कम से कम मुझे भाषण तो मत दीजिए। सर, मैं जो आप सही कह रहे हैं, और मैं फिर से ये बात इसलिए पॉइंट कर रहा हूं क्योंकि हम जैसे लोगों ने, रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने और जो ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ने बार बार ये रिपोर्ट की है कि कहीं 0 नंबर में, कहीं 1 नंबर में, कहीं 27 नंबर में, कहीं 3 नंबर में 200 300 400 600 तक वोटर हैं, अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग सरनेम के। अब उन्होंने जिस तरह से उसको भावुकता का एक जामा पहनाया कि गरीब लोगों का अपमान है या उनका अपमान है जिनके नंबर नहीं होते, लेकिन क्या कहा उन्होंने, फिर से रिपीट करता हूं क्योंकि बार बार बात आती है। उन्होंने कहा कि जिनके घरों के नंबर नहीं है, उनके शब्द हैं, वहां क्या करे चुनाव आयोग? तो कंप्यूटर में जब भरा जाता है, एक प्रक्रिया है, तो नोशनल नंबर दिखता है 0, तो ये उनका अपमान है। तो फिर मान लीजिए, चलिए मानते हैं कि नोशनल नंबर 0 जहां कोई नंबर नहीं है, फिर 27 नंबर क्या है जहां 600 लोग हैं, फिर 3 नंबर क्या है जहां 290 लोग हैं, फिर 7 नंबर क्या है जहां 87 लोग हैं, फिर कोई और नंबर कहां है जहां 100 150 200 लोग हैं और अलग अलग धर्म और अलग अलग जाति के लोग हैं। और मान लीजिए एक ही लिस्ट है सर, उसमें 27 नंबर में 289 लोग हैं और 26 नंबर में 8-10 लोग हैं जितने मान लीजिए होंगे, और फिर 28 नंबर में उतने ही दिखते हैं, तो 227 कैसे ये हो गया? ये कौन सा नेशनल नंबर कंप्यूटर आपका दे रहा है?
इसको एग्जैक्टली कैसे यही जस्टिफाई दिक्कत है। करेंगे भाई? देखिए, लोग हाँ। समझते हैं पता नहीं ये लोग भी नए नए चुनाव आयोग में आए होंगे 1-2 साल से, बहुत पुरानी संस्था है। हर हम्म। चीज के लिए चुनाव आयोग के पास नियम है। जैसे मैंने बताया, जीरो एफआईआर जैसी कोई चीज है तो वो भी नियम बने ना। हम्म। चुनाव आयोग के पास अगर ऐसी कोई चीज होती कि जीरो है जो नोशनल घर का नंबर है, तो इसके हम्म। लिए नियम होता, इसके लिए गाइडलाइंस होती। मैं माननीय मुख्य चुनाव आयोग से कहना नहीं नहीं चाहता सर, हूं सर, 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 कि आप एक बार फिर से पॉइंट ऐड कर दे रहा हूं। फर अगर ऐसा होता तो मान लीजिए एक बूथ में अगर 100-200 लोग जीरो में होते, अब बाकी सब ठीक होता, बिल्कुल बाकी एग्जैक्टली सब में फिर कुछ नहीं होता। तो मान लेते क्या, एक जीरो कैटेगरी है, जैसे आपने कहा कि जीरो कैटेगरी है, जिनके नहीं है उसमें 200 लोग जीरो में भाई। बिल्कुल, और वो शुरू में ही आ जाता गांव के अंदर हाँ। कि भई ऐसी हाँ। ज़ीरो रखेंगे, जिन लोगों का कोई घर नहीं है, उनके लिए हम ये रखेंगे। हाँ। ऐसी आज तक कोई व्यवस्था नहीं है, ये ज्ञानेश जी के दिमाग की उपज है। और अगर मैं इसमें गलत हूँ, तो कृपया कल तक वो चुनाव आयोग का नियम और गाइडेंस इश्यू कर दें, जिसके तहत ज़ीरो नंबर घर की व्यवस्था की गई हो। ऐसी कोई व्यवस्था फिलहाल नहीं है। नंबर 2 जो और आप साथ में बार-बार मैं क्योंकि कहूंगा पूछ रहे फिर हैं जमुई, समस्तीपुर, कि मुजफ्फरपुर के जो नंबर जी, मैंने बताए, जो आसाम जी, को, फिर ज्ञानेश कुमार को टैग करूंगा कि ये भी बता दें कि ये भी क्या उसमें नेशनल नंबर कंप्यूटर में आपके अरेंजमेंट है, 27 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 65 नंबर, वो भी बता एग्ज़ैक्टली, दें ताकि एग्ज़ैक्टली। समझ जाए कि कोई तो ऐसी ये नंबर अपनी की, कमियों ऐसे से नंबर की लिस्ट है आपके पास, 14 तरह के नंबर, जिसमें 100, 75, 300, 500 लोग हो सकते हैं, तो मान लें फिर। एग्जैक्टली तो दिक्कत वही है। जैसे मैंने बताया, ये जो ये पहली वाल्मीकि नगर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें जी। घर नंबर 17 में 232 लोग हैं। अब हाँ। बताइए, घर नंबर 17 का क्या विशेष आंकड़ा है? या तो इसका कोई न्यूमेरिकल जादू होगा, हाँ। नहीं तो मतलब हाँ। कुछ तो मतलब साधारण बजाय ये कहने की कि देखिए हमारे सिस्टम में अभी भी बहुत कमियां हैं, हम इसको हम्म। ठीक करेंगे। मैं अभी हम्म। भी नहीं मान रहा कि 232 एकदम फेक लोग हैं, हम्म। मगर जांच बिल्कुल तो बिल्कुल। बनती है ना भाई। हम्म। एक पहला शक तो बिल्कुल खड़ा होता है। और जो बिल्कुल। आदमी सवाल पूछे, उस आदमी से आपको कहना चाहिए, यार चेक करता हूँ, हो सकता है कुछ गड़बड़ हुई हो, लेट मी चेक इट आउट। वो बिल्कुल। कहने की बजाय आप पूछने वाले का गिरेबान पकड़ना शुरू कर दें। तो मैंने जैसा कहा, चोरी एक दिक्कत है, सीना हम्म। जोरी उससे ज्यादा बड़ी दिक्कत है। और आज हमने हम्म। देखी, चोरी से ज्यादा सीना जोरी देखी आज हम। हम्म। तो आखिरी सवाल, चूंकि आपका वक्त हो रहा है, एक तरह से राहुल गांधी के लिए बड़ी धमकी और चेतावनी भी सीधी सीधी है योगेन जी। अगर करेक्ट 7 दिन के अंदर हलफनामा देना होगा, वो डायलॉग की तरह था, वो आदेश की तरह, या देश से माफी मांगे। तो इसको कैसे देखते हैं? इसमें आगे 7 दिन बाद क्या राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है? कोई कार्रवाई कर सकता है? चुनाव आयोग क्या कर सकता है? आपने ये भी सुना होगा कि मीडिया की तरफ से कुछ हेल्पफुल सवाल भी थे कि सर आप इन पे जी। कार्रवाई कब करने वाले हैं? कार्रवाई कब करते हैं? या अगर झूठ बोल रहे हैं ये तो सब कार्रवाई कब कर सकते हैं? जी। तो जिसे कहते हैं, मतलब दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि भैया करके देख लो, फिर इतना हुँ। बार बार धमकी क्यों दे रहे हो? करके हुँ। देख लो ना, दिखा दो, देखी जाएगी, इस देश की जनता को पता लग जाए। और इनके एक एक काम से जो जनता के, हर दिन उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, हर दिन हुँ। इस तरह की धमकी से चुनाव आयोग की साख 2 डिग्री कम होती। क्योंकि हुँ। सड़क पे, चाय की दुकान पे, पनवाड़ी के पास खड़े हुए लोगों में जब बहस होती है, तो 2 व्यक्ति और जुड़ जाते हैं जो कहते हैं कि कल तक तो मुझे लग रहा था कि ये मामला ठीक-ठाक है, लेकिन अब मेरा संदेह जो है, वो विश्वास में बदल गया है। तो अपने तमाम कामों से वो कर लें। वैसे तो जो जो कहते हैं, इसका जवाब यही हो सकता है कि इनसे पहले भी जो गद्दी नशीं था, उसे भी अपने खुदा होने का यकीन था ये यही कि गुमान था, मतलब हाँ। कुर्सी में आएँगे, कुर्सियाँ जाएँगी, सब कुछ होगा। अपने आप को ये गुमान जो है कि मतलब मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, तो मैं खुदा हूँ, ऐसे तमाम इस देश ने देख लिए हैं। और ये चुनाव आयोग देश के विपक्ष के नेता को, संसद में विपक्ष के नेता को धमकाने की भाषा में बात करे, मुझे तो याद नहीं पड़ता ऐसा कुकृत्य आज तक कभी भी हुआ हो। क्या, और ऐसा नहीं कि विपक्षी नेताओं ने जवाब नहीं, आरोप नहीं लगाए, मुझे बिल्कुल याद है। हुँ। कई बार विपक्ष की तरफ से इतने घटिया भाषा इस्तेमाल की गई। और अब आप घटिया भाषा का यदि आप उदाहरण चाहते हैं, तो इस देश के माननीय नेता नरेंद्र मोदी जी ने सन 2002 में उस समय के मुख्य चुनाव आयुक्त लिंगदो का नाम जेएम एक लिंग 2 सभाओं नाम में, जैसे लेते थे। हुँ। जेम्स हुँ। माइकल लिंगदो, याद लिंग 2, दिलाने हाँ। के लिए कि वो हुँ। क्रिश्चियन हुँ। है, हुँ। जिस भाषा में उनके साथ किया था, चुनाव आयोग ने तो कभी इस भाषा में उसका जवाब नहीं दिया। हुँ। जो एक संवैधानिक संस्था को करना चाहिए, चुपचाप से किया, लेकिन साधा था,
सरकार कानून अपना काम करेगा, हमने ये तय किया, हम ये करेंगे, बाकी गाली-वाली देना आपका काम है, मैं इससे चुनाव आयोग का यही काम है। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि चुनाव आयोग इस किस्म की भाषा में भी काम कर रहा है। और जैसे मैंने कहा, मुझे इसका दुःख ये नहीं है कि ये 3 लोग बहुत घटिया हरकत कर रहे हैं, ये तो चले जाएँगे, इस देश ने बहुत ऐसे लोग देखे हैं। दुःख मुझे ये है कि इनके हर काम से इस देश की एक बहुत ऊँची संस्था का स्तर नीचे गिरता जा रहा है और इन लोगों को तो चिंता नहीं होगी। मैंने बांग्लादेश की इलेक्शन कमीशन को टूटते हुए देखा है, मैंने पाकिस्तान की चुनावी व्यवस्था को ध्वस्त होते हुए देखा है, नेपाल में सवाल उठते देखा है, अमेरिका में देखा है और उस रास्ते पे चुनाव आयोग ले जा रहा है। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये अपने छोटे से अहम को पूरा करने के लिए पूरे देश को किस गड्ढे की तरफ ले जा रहे हैं। काश इन्हें इतना समझ आता। एक चीज मैं सिर्फ, चूंकि इसको बहुत पब्लिसाइज किया जाएगा कि गरीब लोग गांव में देहात में जिनके मकान नहीं होते हैं, 0 नंबर होता है, नेशनल नंबर कंप्यूटर से आ जाता है। 3 लिस्ट जो जो मैंने रिपोर्ट की, दर्शकों को सिर्फ, चूंकि ये डिबेट अब शुरू होगा और इसी तरह से चैनल्स इसको इसी दिशा में ले जाएंगे कि जैसे मुजफ्फरपुर में एक मकान है जो मैंने अपने ट्विटर पर, एक्स पर डाला था, जिसका जवाब मुझे नहीं दिया गया। एक घर है मकान नंबर 27 मुजफ्फरपुर के भगवानपुर में, जिसमें 269 वोटर्स हैं। जमुई में एक घर है, वो भी कोई 0 नंबर नहीं है, उसमें करीब 250 वोटर हैं। वैसे समस्तीपुर की एक लिस्ट है, उस और सब अलग अलग जातियों के। वैसे एक मकान है जिसमें 250 वोटर हैं, ये मुजफ्फरपुर की एक जगह की और है। वैसे ही एक है जमुई की, जिसमें मकान नंबर 3 है, जिसमें लगभग 250 वोटर हैं। वैसे ही एक समस्तीपुर का है जिसमें मकान नंबर 184 है, मतलब माफ करिए, जिसमें 184 वोटर है, मकान नंबर 2 है। ये इसलिए नंबर, और इसमें झा, गुप्ता, शाह, पोद्दार, राय, मेहता और मुस्लिम भी हैं। तो सवाल उठता है, मैं इसलिए कर रहा हूं, मकान नंबर 2 में 150 लोग, मकान नंबर 1 ठीक है, मकान नंबर 3 ठीक है, मकान नंबर 27 में फिर 250। तो ये चुनाव आयोग को ये बताना चाहिए। और आखिरी सवाल सिर्फ, मुझे लगता है आपको जाना है, आखिरी सवाल, कि अगर ये आरोप चुनाव आयोग लगाता है या इस तरह से कहता है कि अगर गड़बड़ियां हैं तो आप लोग बताइए, करेक्ट किया जाएगा, बजाय इसके कि वोट चोरी की बात करें। कल भी जो प्रेस विज्ञप्ति में कहा, तो आप मदद कीजिए चुनाव आयोग की। खामखा आप छोटी सी चीज निकाल के तिल का ताड़ बना रहे हैं, ये अगर उन चुनाव आयुक्त की बात करें। चुनाव आयोग अगर ये भाषा बोले, मैं समझ सकता हूँ, आप मदद कीजिए हमारी, हमसे कमियां रही हैं, हम आपकी मदद के साथ इस लोकतंत्र को चला रहे हैं, आप मदद कीजिए। और चुनाव आयोग को गरिमा यही देती है कि अगर कोई आरोप हो, एक क्षण के मान लीजिए झूठा आरोप भी हो, आप संवैधानिक संस्था में बैठे हैं, आपका काम है सर झुका के उसको स्वीकार करना। और उसमें अगर उसके एक पूरा बाल्टी भर आरोप में यदि एक मुट्ठी भर सच है, तो आपका काम है उस मुट्ठी भर सच को आपको निकालना चाहिए और आपको कहना चाहिए कि मैं इसकी जांच करवाऊंगा। तो आरोप देने वाला कुछ भी करे, किसी भी नियत से बोले, मुझे तो भारत के चुनाव वोटर लिस्ट को शुद्ध करवाना है ना, तो मैं करूंगा। और जैसा अगर कोई मेरे को बंद लिफाफे में गुमनाम चिट्ठी दे जाए और कहे कि ये चीज है, मैं उसकी भी जांच करवाऊंगा। मैं क्यों वेट करूंगा कि तुम साबित करो तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। अरे भाई, आप मुझे बता रहे हो जिस जिस काम का मैं जिम्मेवार हूं, जिस घर को साफ रखना मेरी जिम्मेवारी है, आप मुझे कह रहे हो कि उस घर के फला कमरे के अंदर गंदगी है, मैं उठूंगा, जाऊंगा पहले उस कमरे। चलिए, मुझे लगता है चूंकि बातचीत भी लंबी हुई और योगेंद्र यादव जी डिस्कनेक्ट हुए, जो भी वजह है, तो इस बातचीत को जो हमने उनसे पूछा, उससे समझने की कोशिश की कि चुनाव आयुक्त ने लगभग 80 मिनट तक की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दावे किए गए, उन दावों की हकीकत क्या है और वो दावे वाकई सच हैं या उसमें झूठ है। फिलहाल इस वीडियो खत्म करते हैं।